हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हम में आप सभी का स्वागत है। ये इग्नू के नोट्स से थिंकर्स का मैं लेके चल रही हूँ वन बाय वन। इससे लास्ट वीडियो पार्ट 1 में मैंने दुर्खीम के सामाजिक तथ्य के सिद्धांत को कवर किया है और इसमें उसके आगे इग्नू के नोट्स से आगे के टॉपिक को कवर करूँगी। उससे पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आएँ आगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसमें मैंने पूरा इग्नू के नोट्स को पूरी तरह एनालाइज करने की कोशिश की है, इससे आपके हर एग्ज़ाम में ताकि बेनिफिट्स मिल सकें। और इसमें एनटीए-नेट जेआरएफ की सिलेबस को मैंने आधार बनाया है। और थिंकर्स का जो पोर्शन है वो तो हर एग्ज़ाम में या फिर सोशियोलॉजी में जो भी अप्लाइड मैं आगे जो यूनिट शुरू करूँगी तो उसमें भी जो अप्लाइड पार्ट है वो यूपीएससी के मेंस में, बीपीएससी के मेंस में और यूपीपीएससी के मेंस में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इग्नू हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बहुत सिस्टमेटिक नोट्स से। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जितना मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में जो पढ़ाया है, जो भी डिस्कस किया है, उसका थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, आप वॉच करके पढ़ लीजिएगा। दुर्खीम को कैसे कवर करना है उसके लिए मैंने एक माइंड चार्ट बनाया है ताकि जब आप पढ़ें थ्योरी को तो उससे पहले जब इन चीज़ों को दिमाग में रख के आप पढ़ेंगे तो कंसंट्रेट होके जो भी चीज़ों का इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होता जाएगा। दुर्खीम चूँकि एक क्लासिकल थिंकर हैं और इन्होंने जो शुरुआती दौर में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में योगदान दिया है और इनके जो योगदान है जैसे सोशल फैक्ट्स के रूप में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड एंड सोशल करेंट्स, रिलीजन, सोशल रिफॉर्मिज्म, तो ये 1 बाय 1 अभी मैंने सोशल फैक्ट कवर किया है। आगे की वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 होती जाएंगी। इमाइल दुर्खीम का जीवन परिचय भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी थिंकर का जीवन परिचय। तो शॉर्ट में मैं जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करवा दूँ। इसमें दुर्खीम का जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल को हुआ था 1858 को फ्रांस में। इनकी डेथ हुई थी 15 नवंबर 1917 को। इनकी पहली जो थीसिस थी, छोटी थीसिस थी, उसकी मॉन्टेस्क्यू के ऊपर थी लातीनी भाषा में। और दुर्खीम की दूसरी थीसिस थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीसिस है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। और जो श्रम विभाजन का सिद्धांत था वो स्मिथ के विचारों से एडम स्मिथ के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने दिया था। इससे पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यह थीसिस 1893 में प्रकाशित हुई थी। और दुर्खीम का जो और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1895 में आया था। इस कृति में दुर्खीम ने इस बुक में सामाजिक तथ्यों की परिभाषा, अवलोकन, नियम, सामान्य एवं व्याधि के तथ्यों में विभेद करके सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों को प्रतिपादित किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि किस बुक में दुर्खीम की ये थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, सन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी बुक कब आई, तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और सुसाइड, जो आत्महत्या पर इनकी बुक है सुसाइड, 1897 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी जो ये प्रोफेसर उच्च शिक्षा संस्थान सोरबॉन नाम था फ्रांस में, उसमें प्रोफेसर के पद पर थे आसीन। और 1898 में एनी सोशियोलॉजिक का संपादन किया था। ये एक शोध पत्रिका थी। और एक और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक में इन्होंने धर्म के अध्ययन से रिलेटेड विषय वस्तु को क्लियर किया है। अब ये इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है समाजशास्त्रीय पद्धति। दुर्खीम द्वारा जो समाजशास्त्रीय पद्धति डेवलप की गई समाजशास्त्र के लिए, इंडिपेंडेंट होकर उसके विषय वस्तु को समझने और आगे उसके विकास की दिशा में योगदान दे सके, इसके लिए तो समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति का इन्होंने
वर्णन किया है कि उसकी समाजशास्त्रीय पद्धति दृढ़ रूप से जीव विज्ञान के अनुभव पर ही टिकी हुई है, जिसका उस समय तक जीवित वस्तुओं के विज्ञान के रूप में उदय हो चुका था। इन्होंने जो सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम दिए कि हमें इस संबंध में पहला नियम जो है इनका सामाजिक तथ्यों के लिए समझने के लिए, जो अवलोकन के लिए, कि कैसे हम समझेंगे कि ये सामाजिक तथ्य है और समाज पे लागू होता है, बाध्य है, और जो उसके गुण होंगे जैसे बाध्यता, बाह्यता, सामान्यता, तो कैसे उसको भी समझने के लिए कि हाँ ये सामाजिक तथ्य ही है, उसके लिए जो पद्धति डेवलप की, जो अवलोकन की एक पद्धति डेवलप की, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है इस नोट्स में। ये ग्रेजुएशन लेवल का नोट्स है भी, और ई कंटेंट है ये इग्नू का। तो दुर्खीम का मानना था कि जो सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति माना जाए। किस भांति? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वस्तुओं की भांति। ये एक हो गया। सामाजिक तथ्य वास्तविक हैं, परंतु वस्तुओं की तरह ठोस वास्तविकताओं के रूप में इन पर सीधे ध्यान देने व अध्ययन करने के स्थान पर अन्य लेखकों ने इन्हें कल्पना या भावों की अभिव्यक्ति के रूप में देखा है। यहाँ पे ये कहते थे कि जिस तरह मानना चाहिए सामाजिक तत्व को, उस तरह से नहीं लिया है लोगों ने, लेखकों ने इसको भाव की अभिव्यक्ति के रूप में जिस तरह देखा जाना चाहिए नहीं लिया है, उसको अलग ले लिया है, कल्पना या भाव की अभिव्यक्ति के रूप में देख लिया है, जबकि इसको वस्तु के रूप में देखना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखना चाहिए कि जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में देखा जाए। मान लीजिए आप टेबल को देखते हैं, टेबल एक वस्तु है, तो टेबल को आप टेबल के रूप में देखते हैं, पेन को पेन के, किताब को किताब की। वही चीज़ इन्होंने इस तरह से कहना चाहा है कि जो सामाजिक तत्व किसी भी समाज में जो प्रचलित मूल्य, मानदंड, कानून और रीति रिवाज, परंपराएं जो चली आ रही हैं सदियों से, जिनमें निरंतरता है, वो उस समाज के उसी रूप में देखी जानी चाहिए, ना कि अपने हिसाब से, अपने पूर्वाग्रहों से, अपने तरीके से नहीं, उनको उसी। तो तब इससे क्या होगा? वैज्ञानिकता आएगी। वैज्ञानिकता में क्या होता है वैज्ञानिक पद्धति में? कि कार्य कारण संबंध स्थापित होने चाहिए, बिल्कुल सटीक, कि हाँ इसी कारण से ये घटना घटित हुई और उसमें निरंतरता होनी चाहिए। और एक विषय के रूप में उदय होने तक यह सभी विज्ञानों के लिए सत्य है। विज्ञान से पहले चिंतन तथा अनुचित होते हैं। विज्ञान से पूर्व की अवस्था को केवल अवधारणात्मक वाद विवाद द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है, अपितु अनुभव सिद्ध अध्ययनों द्वारा इस कार्य को किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए हमें सत्यापन करना जरूरी है, और जब तक सत्यापित नहीं होगा, जब तक उसको हम खुद अनुभव नहीं कर लेंगे कि हाँ ये बात प्रूफ हो रही है, तब तक हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सामाजिक तथ्य ही हैं। और ये मतलब वैज्ञानिक सोच की एक दिशा थी, किस तरह से इसको, जैसे विज्ञान में भी यही चीज़ होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया जा सकता है पूरी तरीके से, तो इसमें भी कम से कम प्रूफ होना चाहिए इस तरह से। उनका यह भी मानना था कि ये जो सामाजिक विज्ञानों के लिए ये प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें सामाजिक तत्वों को कुछ इस प्रकार देखने की प्रवृत्ति रही है जैसे वे वास्तविक तथ्य ही ना हो, व्यक्तिगत इच्छा से निर्मित हों या रचनाएं, उनकी रचनाएं हों व्यक्तियों की। इसके विपरीत पहले ही पूर्ण रूप से परिचित शब्द हों, जैसे लोकतंत्र, समाजवाद आदि, जिन शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मानो कि वे एकदम उसी रूप में ज्ञात तथ्यों को व्यक्त करते हैं, जबकि वास्तव में वह हमारे भीतर भ्रांतिपूर्ण विचारों, अस्पष्ट धारणाओं, पूर्वाग्रहों और भावनाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जागृत करते। ये दुर्खीम का कथन है कि उनका मानना था कि जैसे कोई शब्द है, मान लीजिए आप लोकतंत्र सुनते हैं, तो लोकतंत्र के बारे में आप ये सोचते हैं कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार का शासन, तुरंत आ जाता है दिमाग में, यानी जो चीज़, जो शब्द है उसको उसी रूप में आपने देखा। समाजवाद यानी हर संसाधन पे सभी का समान अधिकार होना चाहिए, सभी समान है, तो समाजवाद आपके दिमाग में एक लाइन आ जाती है मोटा मोटी जो चर्चा में रहती है। तो उस तरीके से ही इन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञानों के लिए ये चीज़ होना चाहिए, भ्रांतिपूर्ण विचारों और अस्पष्ट धारणाएं नहीं होनी चाहिए। और दुर्खीम ने जो कहा है वो, दुर्खीम ने कहा कि इन प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति समझना चाहिए। उनका अध्ययन सहज अंतर्दृष्टियों से नहीं, अनुभव सिद्ध पद्धति से करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है दुर्खीम ने? कि दुर्खीम ने कहा है कि इन प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति समझना चाहिए। उनका अध्ययन सहज अंतर्दृष्टियों से नहीं, अनुभव सिद्ध पद्धति से करना चाहिए, ताकि उसमें कार्य कारण संबंध स्थापित हो सके, ऑब्जेक्टिविटी आ सके। इस वजह से
यानी अगर आप सुनते हैं कि हाँ जैसे लोकतंत्र है, तो आप जैसे तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इसकी ये डेफिनेशन है, यानी ऐसा होना चाहिए। उसी तरीके से इनका आधार था कि इसी तरह से करना चाहिए, ना कि अपनी अंतर दृष्टि से, अपनी व्यक्तिगत सोच, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से या पूर्वाग्रहों से प्रभावित होके, कि पहले एक धारणा बन गई किसी घटना के बारे में, दूसरी जगह अगर घटना घटी है तो हम उसको भी उसी रूप में लेके चल रहे हैं, जबकि उसके पीछे के हो सकता है कारण अलग हो, उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग हो। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने एनालाइज किया है कि सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं की भांति अध्ययन करते समय ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखने के लिए नियम है, जिसके लिए 3 नियम हैं जिसका पालन शोधार्थी को करना चाहिए। शोधार्थी जो भी है पढ़ते समय भी कि हाँ क्या है वो 3 नियम। पहले है उसमें कि पूर्व धारणाओं को दूर किया जाना चाहिए। समाजशास्त्री को साधारण मनुष्यों के मस्तिष्क पर प्रभाव करने वाले साधारण स्तर के विचारों से स्वयं को मुक्त रखना चाहिए। यानी कोई जो समाजशास्त्री है उसको साधारण मनुष्य की सोच और एक समाजशास्त्री की सोच, साधारण मनुष्य से अगर व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए कोई घटना घटी है समाज में और समाजशास्त्री उसका अवलोकन कर रहा है, उस विषय को अपने शोध का विषय बनाया है या समाजशास्त्री बुक लिखना चाह रहा है उस विषय पर, और वहाँ से जो लोग हैं उनको वो ले रहा है उस घटना के बारे में जानकारी के लिए, तो जो साधारण मनुष्य होगा वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, उसकी जो समझ होगी, उसकी जो शैक्षणिक स्तर होगा उस हिसाब से करेगा। जबकि समाजशास्त्री को इन सब चीज़ों से दूर होके, मुक्त होके, तब उस चीज़ के मतलब स्थापित करना चाहिए कि हाँ क्या क्या इसके पीछे के वास्तविकता है, क्या कारण है। अपनी पूर्व धारणाओं से भी अलग होना चाहिए कि कभी ऐसी घटना उसके जीवन काल में घटी हो तो उसका अवलोकन वो अपनी धारणाओं से प्रभावित होकर करे। इस नियम में ये बात कही गई है। एक और नियम है जो नेक्स्ट नियम, कि समाजशास्त्री को अवधारणाओं का नियमन एकदम सही ढंग से करना चाहिए। शोध के प्रारंभ में समाजशास्त्री को विवेचित की जा रही घटना के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। ये बात सही है, जब कोई भी आप शोध का विषय लेते हैं तो उसके बारे में आपको बहुत कम जानकारी, जितनी आप पुस्तकें रेफरेंस बुक्स देखते हैं कि उसके बारे में क्या शोध हुए हैं, किस दिशा में हुए हैं, हो सकता है आपका टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो, तो आपको उस एंगल से सोचना ही होगा। उस शोध के लिए आपको अपना एंगल बनाना होगा, उसके लिए और जानकारियाँ इकट्ठी करनी होंगी, लेकिन स्टार्टिंग में जानकारी बहुत कम होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उसे अपनी विषय वस्तु को पर्याप्त रूप से बाह्य दिखने वाले गुणों के रूप में सूत्रबद्ध करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यानी जो भी आपको दिख रहा है, विषय वस्तु दिख रही है, उसके बारे में एक आवरण बाह्य जो दिख रहा है उसका मोटा मोटा आवरण बना लेना चाहिए। अतः श्रम विभाजन के अध्ययन में किसी समाज में एकता के प्रकार को यह देखकर समझा जा सकता है कि इस समाज में किस प्रकार का कानून दमनकारी या क्षतिपूर्ति कानूनकारी, फौजदारी या दीवानी प्रभावशाली है। इसकी चर्चा आगे की इकाई में की गई है। तो ये श्रम विभाजन का जो कानून है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडरिटी, उसकी विस्तृत चर्चा आगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये मेंस में भी बहुत पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी श्रम विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो इसके अंदर के जो फीचर्स होते हैं श्रम विभाजन के, कि उन आधारों को दे दिया जाएगा आपसे क्वेश्चन में और उनको एलिमिनेशन मेथड से निकालना होगा कि श्रम विभाजन की असली विशेषताएँ क्या क्या हैं, या फिर इनके एक पार्ट को कि सावयव सुदृढ़ता, और जैसे कि श्रम विभाजन का जो ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडरिटी के बारे में कहा गया है दुर्खीम द्वारा। तो इसको आगे विस्तृत करूंगी मैं चर्चा। ये तो नियम की बात हो रही है कि शोधार्थी को अपने शोध के दौरान किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। थर्ड नियम है कि जब समाजशास्त्री किन्हीं सामाजिक तथ्यों की जांच का उत्तरदायित्व ले तो उसे उन्हें अपनी अभिव्यक्तियों से पृथक करके देखने का प्रयास करना चाहिए। यानी जो उसकी अभिव्यक्ति है, पर्सनल अभिव्यक्ति, वो ना उसमें जाहिर होनी चाहिए और सामाजिक तथ्यों की जांच उसी के रूप में करनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई अमेरिकी शोधार्थी भारतीय परंपरा पर अपना शोध करना चाहता है, भारतीय परंपरा पर तो जाहिर सी बात है भारतीय परंपराएं अमेरिकी समाज से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अब अमेरिका का कोई शोधार्थी होगा तो वो वहाँ की सामाजिक पृष्ठभूमि को ही दिमाग और उसके जहन में, उसके अपब्रिंगिंग में वो चीज़ें होंगी। लेकिन वो भारतीय की परंपरा को अगर शोध करना चाह रहा है तो उसको यहाँ जो उपलब्ध सामाजिक तथ्य हैं उसके विषय में उनका अवलोकन अपनी जो वहाँ की अभिव्यक्तियाँ हैं उनसे पृथक होकर करने की मांग की है। ऐसा कहा है दुर्खीम द्वारा कि ऐसा करने से ही वास्तविकता में जो शोध विषय है और जो समाजशास्त्र का मूल
इनका मंतव्य था कि अलग विषय, स्वतंत्र विषय और ऑब्जेक्टिविटी, वैज्ञानिकता के साथ स्थापित हो कोई भी धारणा, कॉन्सेप्ट आगे निकल के आए या ग्रोथ हो सब्जेक्ट का, वो इसके विषय में है। जब व्यक्ति अपने ही अभिव्यक्तियों से ग्रसित रहेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे समाजों की जो वो एनालिसिस करेगा, वो आगे जो लिखेगा देगा, वो अपने अभिव्यक्तियों से प्रभावित होकर देगा, तो उसमें वो सत्यता नहीं आएगी। इसलिए इस नियम की चर्चा दुर्खिम द्वारा की गई है कि सामाजिक तथ्यों की वस्तुपरकता मुख्यतः उनकी विवेचना करने वाले व्यक्तियों से उन्हें अलग किए जाने पर निर्भर करती है। वे समाज के सदस्यों के लिए एक समाज मानक प्रदान करते हैं। वे कानूनी नियमों, नैतिक नियंत्रकों, कहावतों, सामाजिक सम्मेलनों आदि के रूप में विद्यमान होते हैं। सामाजिक जीवन के बारे में जानने के लिए समाजशास्त्री को इनका अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक तथ्यों को कैसे देखना चाहिए? तो धारणा के प्रभाव में भी देखा जा सकता है। मतलब कि जैसे निरंतरता होती है, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, इससे पहले जो भी चीज़ें थी, उससे बहुत कुछ चीज़ें आगे के समाज में हम हस्तांतरित करते हैं, तो उसमें भी हम सामाजिक तथ्यों को ढूंढ सकते हैं। और ये धारणाएं जो होती हैं हर समय काल के हिसाब से परिवर्तित, तो जो पहले था क्या आज वही है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें, मूल्य मानदंड पहले संविधान नहीं था तब का समाज और आज संविधान है भारत में लागू है, तो उसके बाद का समाज आप खुद उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन आधारों पे। आधुनिक मूल्यों का आना, दूसरे समाज से वैश्वीकरण होना, इसका प्रभाव समाज पे हुआ है। इससे पहले वैश्वीकरण बहुत कम था, समाज में दूसरे संस्कृतियों से जुड़ाव कम था। पहले क्या थी? पहले की नीतियाँ भी अलग थी। अब क्या है? लोकतंत्र। पहले क्या था? साम्राज्यवादी नीति और अंग्रेजी शासन था भारत में। अगर भारत की ही उदाहरण हम लेते हैं तो अपने समाज को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो इनके उदाहरणों को हम अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं, हमारे आसपास के समाज को हम अच्छे से अवलोकित कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमको कोई भी थिंकर अगर हमें समझना है तो पहले तो उसके चश्मे को समझना होगा, उसकी सोच को समझना होगा, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। तो उसके द्वारा दी गई कोई भी जो भी सिद्धांत और थ्योरीज होंगी वो हम आसानी से उसको बिल्कुल से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब हम एक्सप्लोर कर लेंगे दिमाग में, तो ये कभी नहीं भूलेगा कि हाँ दुर्खिम है, तो दुर्खिम से जुड़े जो भी उनके कार्य होंगे, समाजशास्त्र में योगदान होगा, और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे। तो ये जो धारणाएं इन्होंने कहा कि धारणाएं स्थान व काल के अनुरूप बदलती रहती हैं। निश्चित समूहों को या तो अधिक विवाह करने हेतु या अधिक आत्महत्याओं के लिए अथवा अधिक या कम जन्म दर के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये प्रवाह स्पष्ट रूप से सामाजिक तथ्य है। मतलब इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि निश्चित समूहों को या तो अधिक विवाह करने हेतु, मतलब जो तत्वों को देखा जाता है, मान लीजिए इस पर कोई शोध कर रहा हो किसी समूह विशेष पे, तो किन किन डायमेंशन से वो कर सकता है, किया है कि आत्महत्याओं के लिए तथा अधिक या कम जन्म दर के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये प्रवाह स्पष्ट रूप से सामाजिक तथ्य हैं। पहली दृष्टि में यह प्रवाह उन स्वरूपों से अभिन्न दिखाई देते हैं जिनमें यह व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में मिलते हैं, परंतु सांख्यिकी हमें इन्हें पृथक करने का साधन उपलब्ध कराती है। वास्तव में जन्म, विवाह तथा आत्महत्या आदि की दरों में उनका यथार्थता के साथ सामूहिक प्रतिनिधित्व होता है। जैसे समाज में क्या होगा, कोई धारणा बन जाती है, धारणा, और वो क्या होता है, धारणा के जो होते हैं प्रवाह होते हैं, आगे की तरफ जाती है, तो उन्हीं के आधारों पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं। जन्म, विवाह, आत्महत्या। किसी समाज के मूल्य जब उच्च होंगे और व्यक्ति जब उन मूल्यों पे नहीं खरा उतरेगा तो क्या होगा, उसमें आत्महत्या की दर बढ़ जाएगी। उसी तरह विवाह किन समूहों में करना है, वहाँ के एक मूल मानदंड होते हैं। जैसे कि हरियाणा जैसे राज्य में आज भी ऑनर किलिंग जैसी समस्याएं जो बनी हुई हैं, विवाह के लिए जो नियम है मूल बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो ऐसे विवाह क्या है, ऐसे समूहों में ये भी एक आधार है आकलन का, अवलोकन का, यानी ये भी धारणा का, यानी ये क्या है, प्रवाह है, एक तरह से इस धारणा का प्रवाह है। ये भी एक सामाजिक तथ्य है कि वहाँ की वास्तविकता को, जो सामाजिक यथास्थिति है पहले से चली आ रही है, ये एक सामाजिक तथ्य तो है। इसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता कहाँ है, उसमें व्यक्तिवादी कहाँ, उसमें मौलिक अधिकारों का कोई पालन करता है, ऐसे में कहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता रह जाती है, ऐसे में तो समाज ही लागू करता है ना सब कुछ। और जन्म कुछ धर्मों में क्या है कि जन्म ईश्वर की दी हुई देन है जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक मान्यता है, ये भी एक धारणा है जो चली आ रही है सदियों से।
तो इन्हीं सारी चीज़ों को उन्होंने ऐसा कहा है कि ये सामूहिक प्रतिनिधित्व होता है। सभी समूह यानी सामूहिक उस समूह का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। एक समूह में अगर जन्म से रिलेटेड धारणा है तो उस समूह के हर व्यक्ति पर लागू होता है। विवाह से रिलेटेड हर व्यक्ति पर लागू होता है। आत्महत्या है तो वो मैक्सिमम उस जो सदस्य होंगे और इनके समाज का समूह का मूल्य मानदंड बहुत हाई होगा, वहाँ पे आत्महत्या एक कॉमन चीज़ हो जाएगी। सामाजिक प्रवाह जो होता है वो सैद्धांतिक वेरिएबल होता है, जबकि सांख्यिकी दरें इन परिवृत्तियों से संबंधित यानी वेरिएबल से संबंधित प्रायस्थापनाओं की पुष्टि के लिए प्राप्त किए जाने वाले साधन है। मतलब इन्होंने कहा है कि सांख्यिकी की दरें जो होती है, मतलब आंकड़े जो होते हैं, जहाँ भी हम कोई घटना हुई है उससे रिलेटेड जो भी हम आंकड़ा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, ये वेरिएबल्स के लिए एक साधन होता है कि हमें जो प्रूफ करना है कि हाँ सामाजिक प्रवाह सैद्धांतिक परिवृत्त है, वेरिएबल है, एक वेरिएबल मान रहे हैं हम उसको, तो क्या होगा वहाँ पे रिलेट करेंगे हम सांख्यिकी दरें। वहाँ पे क्या दर रही है, विवाह में सामूहिक रूप से मान्यता की क्या दर रही है, ना मानने की क्या दर रही है, जन्म के लिए जो धारणा है उसमें कितने प्रतिशत लोग मानते हैं, कितने नहीं मानते हैं। इन्हीं सब आधारों पे हम उसका डेटा जो है एनालाइज करके इन बातों को प्रूफ कर सकते हैं। इन सामाजिक प्रभावों का प्रेक्षण नहीं किया जा सकता। दुर्खिम ने इस बात पर बल दिया है कि पद्धति के साधनों, ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, कि पद्धति के साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि अनुभव सिद्ध पुष्टि की जा सके। यहाँ यह नोट किया जाना चाहिए कि आत्महत्या की दरों का प्रकरण दुर्खिम द्वारा उस तरीके के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में दिया गया जिससे सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जा सकता है। ये बातें दुर्खिम द्वारा कही गई हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या कहा है इन्होंने, आत्महत्या के लिए क्या कहा है और सामाजिक प्रवाह के लिए क्या माना है, क्या मानक माने हैं, उसके आधार पर ही इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य एवं व्याधिकीय में विभेद के नियम। क्या दिए हैं दुर्खिम द्वारा दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य एवं व्याधिकीय में विभेद के नियम कैसे अंतर करते हैं कि क्या सामान्य है क्या व्याधिकीय, समाज में कौन सा सामाजिक तत्व सामान्य होगा और कौन व्याधिकीय होगा। यानी एक पद्धति है, ये भी एक पद्धति के अंदर का ही भाग है कि हम कैसे मानेंगे किसी पद्धति के द्वारा कि कोई वहाँ पे प्रचलित जो सामाजिक तथ्य हैं वो कैसे समाज के हित में हैं या फिर समाज के अगेंस्ट में हैं, उसी बारे में इसमें विस्तृत चर्चा है। तो सामाजिक तत्वों का अवलोकन करने के नियम बताने के पश्चात दुर्खिम ने सामान्य तथा व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में अंतर किया है। दुर्खिम ने इसको इसलिए महत्वपूर्ण माना है क्योंकि जैसा कि उसने बताया कि मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन बहुत कुछ इस कारण से पीछे रह गया क्योंकि बहुत से मनीषियों में अपने समाज से भिन्न व्यवहार को व्याधिकीय स्वरूप में देखने की प्रवृत्ति थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों पीछे रह गया, कि जो लोगों ने अवलोकन किया, जो मनीषी मतलब जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जो शिक्षित लोग जो अवलोकन करके बुक लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं या फिर अपने समाज के बारे में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका एक इतिहास बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने जो नियम उठाए, जो चीज़ लिखी, यानी जो उनके अनुकूल नहीं लगी, अपनी प्रवृत्ति से ओतप्रोत होकर लिखी। अगर कोई चीज़ समाज में है, मान लीजिए कोई चीज़ बुरी भी हो रही है और उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति खड़ा होता है, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं सती प्रथा का। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में। उससे पहले ये प्रचलित प्रथा थी, सबके लिए सामान्य थी, एक सामाजिक तथ्य था। परंतु राजा राम मोहन राय के घर में जब उनकी भाभी द्वारा सती प्रथा को वो किया गया, अपनाया गया, सती हुई जब, उसके बाद से ही उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ाई कि यह समाज की एक कुरीति है, जबकि उससे पहले क्या था, एक प्रचलित प्रथा थी। अब यहीं पे देखने की बात है कि ये एक उदाहरण था इस तरह से इसको समझाने का कि कैसे वो व्याधिकीय नहीं माना जाता था, लेकिन राजा राम मोहन राय को उनका एफर्ट लगा कि हाँ ये व्याधिकीय है, इसको हटना चाहिए। तो इसी तरह कुछ जैसे लोग होते हैं समाज में, वो शिक्षित लोग होते हैं, कुछ देखते हैं, लिखते हैं, तो वो अपने तरीके से लिख देते हैं कि हाँ ये व्याधिकीय है, मतलब समाज के अनुकूल नहीं है, समाज में उसका अच्छा योगदान नहीं है, तो उसको ही दुर्खिम ने व्याधिकीय का नाम दिया है। दुर्खिम ने यह स्पष्ट किया है कि एक सामाजिक तत्व किसी एक सामाजिक प्रारूप के संदर्भ में इसके विकास की दी हुई एक अवस्था में सामान्य है। जब यह उस प्रजाति के औसत समाज में उसके उद्विकास की उपयुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसने आगे बताया है कि सामाजिक तत्व किसी समाज के लिए केवल उसी दशा में सामान्य होता है जब तक वह उस सामाजिक प्रारूप के लिए उपयोगी होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो उदाहरण दिया ये पूरी बात उस पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही दुर्खीम ने अपराध को भी एक मतलब अपराध की एक लिमिट होती है जो कि समाज के लिए सही होती है। दुर्खीम द्वारा कहा गया कि हर समाज में अपराध होता है, कुछ अनैतिकता होती है जो समाज के लिए थोड़ी सी ज़रूरी भी है, लेकिन अगर अपराध की मात्रा बढ़ जाती है तो वो व्याधिकीय हो जाता है। और इसी विषय में दुर्खीम का जो तर्क है उनकी भाषा में कि यद्यपि अपराध को अनैतिक माना जा सकता है क्योंकि यह प्रचलित मूल्यों की अवहेलना करता है, वैज्ञानिक दृष्टि से इसे असामान्य कहना उचित नहीं होगा। पहले तो अपराध न केवल एक विशिष्ट प्रकार के समाजों में अधिकतर पाया जाता है अपितु सभी प्रकार के समाजों में पाया जाता है, यानी एक सामान्य बात है। दूसरा, यदि आदर्शों से में नियमित विचलन अथवा उनकी अवहेलना नहीं होगी तो मानव व्यवहार में कोई परिवर्तन कहाँ होगा। वो मानते हैं कि ऐसा होना भी समाज में परिवर्तन के लिए अच्छा है। मानव व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, अच्छे बुरे का जैसे कि फ़र्क ही नहीं पता होगा कि अच्छाई की, तो फिर अच्छाई की महत्ता अपने आप कम होने लग जाएगी। इस दिशा में, इस नज़रिए से उन्होंने ऐसा कहा है कि हर समाज में थोड़ा सा अपराध का जो होता है पाया जाता है, पहले से प्रचलित है और हमेशा ये समाज में कुछ थोड़ा और कम मात्रा में, जब ज़्यादा हो जाता है तब ये व्याधिकीय हो जाता है। और ऐसा होने से क्या होता है, समाज अपना पुनर्मूल्यांकन भी करता है कि अगर बढ़ जाएगी मात्रा और अपराध ज़्यादा होने लगेगा तो समाज अपना पुनर्मूल्यांकन करेगा कि हाँ किस कारण से अपराध हो रहे हैं, नैतिकता का यानी ह्रास हो रहा है, तो नैतिकता क्यों ह्रास हो रही है, तो उस चीज़ पे इंसान काम करेगा कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि सभी एक जैसे हो जाएंगे तो परिवर्तन कहाँ होगा। और समाज परिवर्तन संसार का नियम है, यानी ऐसा उन्होंने परिवर्तन के लिए कहा है। एक उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है इन्होंने कि जो अपने विचारों की स्वतंत्रता के कारण एथनिक कानून की दृष्टि में अपराधी था, परंतु इस अपराध से उसने अपने समाज की महान सेवा की, क्योंकि इससे एक नई नैतिकता व विश्वास का संचार हुआ जिसकी उस समय एथेंस वासियों को आवश्यकता थी। इससे इस अर्थ में मानवता की भी सेवा हुई क्योंकि आज अनेक समाजों में लोगों द्वारा उपभोग की जा रही विचारों की स्वतंत्रता उस जैसे व्यक्तियों के प्रयासों से ही संभव हो सकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो विचारों की स्वतंत्रता का प्रभाव है, एक कहीं ना कहीं पहले उस समाज में वो चीज़ नैतिकता के अगेंस्ट थी, लेकिन बाद में लागू हुआ तो सभी के लिए समान हो गया कि सभी को स्वतंत्रता मिल गई, जबकि उस समय काल में वही चीज़ नैतिकता के खिलाफ थी। इसीलिए इन्होंने माना है कि कुछ हद तक जो है, अगर समाज से उस समय प्रचलित तो मूल मानदंड कानून की प्रथाएं हैं, मान लीजिए वो रूढ़िवादी और सोच है और जिस समय के साथ नहीं परिवर्तित हो रही है, तो भी समाज स्थिर हो जाएगा और समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। आधुनिक मूल्यों को अपनाया लोगों ने, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सारे जैसे संविधान के जो संविधान लागू किया, लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुसरण किया गया, तो इससे क्या हुआ, समाज का विकास हुआ, लोगों का विकास हुआ। और दुर्खीम उन तरीकों से प्रभावित थे जिनके प्रयोग से चिकित्सा का अध्ययन वैज्ञानिक हो गया था। मतलब चिकित्सक शरीर की सामान्य कार्यविधि तथा इसके व्याधिकीय लक्षणों दोनों का ही अध्ययन करते हैं। इन दोनों लक्षणों का अध्ययन शरीर की प्रकृति को पहचानने में सहायक होता है। उसने इस पद्धति को सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में प्रयोग किया है। समाज में श्रम विभाजन के अपने अध्ययन में उन्होंने 2 भागों में सामान्य लक्षणों की व्याख्या तथा तीसरे भाग में असामान्य लक्षणों की व्याख्या की है। उसने अपराध तथा दंड दोनों को कुछ सीमा तक सामान्य ही माना है। ये दुर्खीम ने माना है, ये इम्पोर्टेंट है।
इन्होंने कहा है कि सामाजिक तत्व किस प्रकार से समान रूप से विद्यमान होता है। इसके बारे में जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि अधिकतर अपराध की दर जो है एक समाज में लगभग स्थिर रहती है, लेकिन जब यह दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ती है तो असामान्य या ब्याज के, जो पहले मैंने इसको डिस्क्राइब किया कि असामान्यता कब आती है, ब्याज की कब होता है, जब वही चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इस पैराग्राफ में ये बात कही गई है। एक उदाहरण भी दिया है कि यूरोप में आत्महत्या की दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई उन कारणों से एक थी कि जिनके कारण दुर्खीम ने इस घटना का अध्ययन करने का निर्णय लिया था। इसी कारण आत्महत्या का सिद्धांत निकल के आया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में सामाजिक प्रारूप के वर्गीकरण के नियम। क्या दिया है सामाजिक प्रारूप के वर्गीकरण का नियम दुर्खीम ने? क्योंकि विद्वानों में जो सामूहिक जीवन के लिए अवधारणाएं जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, और कुछ इतिहासविदों का मत है कि प्रत्येक समाज विशिष्ट है तथा इस कारण हमारे द्वारा समाजों की तुलना नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर दार्शनिक मानते हैं कि समाजों की एक ही प्रजाति मानव प्रजाति है तथा मानव प्रकृति के समान लक्षणों के कारण ही सभी सामाजिक उद्विकास निकले हैं, मतलब वहीं से प्रस्फुटित हुए हैं। ये ऐसा दार्शनिकों का मानना है, और इतिहासविदों का क्या मानना है कि सभी समाज अपने आप में विशिष्ट हैं और इसलिए तुलना नहीं की जा सकती किसी समाज की एक दूसरे से। अब इस स्थिति में दुर्खीम की जो है क्या स्थिति है, दुर्खीम क्या कहते हैं कि सामाजिक प्रजातियों या सामाजिक प्रारूपों का उल्लेख किया है इन्होंने, और यद्यपि सामाजिक तथ्यों में बहुत अधिक भिन्नता है परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें वैज्ञानिक तरीके से वर्णित नहीं किया जा सकता, अर्थात उनकी तुलना, वर्गीकरण व व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। यदि दूसरी ओर सिर्फ एक प्रजाति की बात की जाती है तो महत्वपूर्ण गुणात्मक भिन्नताएं हमारे द्वारा छोड़ दी जाएंगी और उन्हें एक साथ समझना असंभव होगा, ऐसा दुर्खीम मानते हैं। यानी दुर्खीम की स्थिति यहाँ पे मध्य में इस बात पे। समाजों को उनके प्रारूपों में वर्गीकरण करना उनकी व्याख्या करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक प्रारूप की समस्याएं व व्याख्याएं भिन्न होंगी। यह निर्णय लेने की भी आवश्यकता है कि एक सामाजिक तत्व समान है अथवा असमान, क्योंकि एक सामाजिक तत्व किसी सामाजिक प्रारूप विशेष के संदर्भ में ही समान या असमान होता है। दुर्खीम ने सामाजिक प्रारूपों के वर्गीकरण के लिए सामाजिक आकारिकी मॉर्फोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किस संदर्भ में किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सामाजिक आकारिकी का प्रयोग किसने किया है? दुर्खीम ने। किसके लिए किया है? सामाजिक प्रारूपों के वर्गीकरण के लिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस संदर्भ में किया है कि जब दो समाजों की हमें तुलना करनी होगी कि उनके जो सामाजिक तत्व हैं, जो भी प्रचलित वहाँ के सामाजिक तत्व हैं, कैसे हम तुलनात्मक अध्ययन उसमें कर सकते हैं, उसका एक कैसे हम सामाजिक प्रारूपों के वर्गीकरण कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने कहा सोशल मॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। और ये कैसे बनते हैं इसके बारे में बताया है कि प्रारूप शब्द का अर्थ एक समूह में विभिन्न इकाइयों की समान विशेषताओं से है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हाँ, दो समाजों का अगर हम उदाहरण लें, मान लीजिए अमेरिका के समाज और भारत के समाज में, तो उनका जो आधार लेंगे कि वहाँ के लोग किस तरह से सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। मान लीजिए वहाँ पे विवाह की जो या परिवार का संगठन जो है वो कैसे चलता है और भारत में कैसे चलता है। तो एक टॉपिक ले लिया हमने, विवाह, परिवार, नातेदारी, या फिर इकोनॉमी अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या ऐसी सोच है जिन आधार पे अमेरिका इतना आगे है और भारत अभी भी पीछे है, विकासशील देश की श्रेणी में है। तो इन आधारों को हम ले लेंगे। एक अर्थव्यवस्था बनाम समाज, कैसे हम देखेंगे, सोच विचारधारा यहाँ पे कैसे करेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने उदाहरण लिया है कि कुंवारे तथा विवाहित व्यक्ति दो प्रकारों के अंतर्गत आते हैं, तथा दुर्खीम ने अपने समाजशास्त्रीय सोच से सफलतापूर्वक यह प्रदर्शित किया है कि कुंवारों में आत्महत्या की दर अधिक थी और इन्होंने ऐसा माना था। इन्होंने उस समय के तात्कालीन जो भी परिस्थितियां रही हूँ आत्महत्या के अध्ययन के दौरान इन्होंने ऐसा पाया था। इन्होंने कुछ आधार दिए हैं, वो आत्महत्या में चर्चा करेंगे कि किन आधारों पे कहाँ कहाँ इन्होंने देखा कि आत्महत्याएं ज़्यादा हैं और कहाँ पे आत्महत्याएं कम हैं किन लोगों की सोच में। तो उस पर इनका विस्तृत अध्ययन है। आत्महत्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
साथ ही इनका मानना है कि जो भी विशिष्ट समाज हैं, जो अलग रखते हैं, अपनी रूपरेखा, अपना सब कुछ अलग है उनका, उसमें पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए तथा सभी इनकी समानताएं व विभिन्नताएं देखने के लिए एक तुलना करनी चाहिए, तभी हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। और दुर्खीम का एक कहना है, कथन है एक तरह से, दुर्खीम का कहना है कि क्या विज्ञान का यह नियम है कि विशिष्ट का अवलोकन करने के पश्चात ही समानता पर पहुंचना चाहिए, और वह भी उसको समग्रता से में देखने के पश्चात। यह एक तरह से प्रश्न किया इन्होंने। तो इस प्रश्न के उत्तर में कि यह जानने के क्रम में कि क्या एक तथ्य संपूर्ण प्रजाति या सामाजिक प्रारूप के लिए समान है। किसी भी सामाजिक तथ्य को हम लेते हैं तो हमको ये देखना भी जरूरी है क्या कि जो प्रचलित सामाजिक तथ्य हैं वो क्या सभी समाजों यानी पूरी प्रजाति, मानव प्रजाति के लिए, एक प्रजाति में पूरे मानव को माना गया है, पूरे सबके लिए है। इस प्रकार सभी समाजों का अवलोकन करें, केवल कुछ का अवलोकन ही पर्याप्त होगा। तो दुर्खीम के अनुसार अनेकों प्रकरणों में एक सही प्रकार से किया गया अवलोकन भी पर्याप्त होगा। इनका ये मानना है कि जैसे कानून की स्थापना के लिए सही प्रकार से निर्मित अगर अध्ययन जो भी हुए हैं किसी भी जगह पे, तो वो पर्याप्त होंगे। और दुर्खीम में खंडीय समाज अथवा पूर्णतः सरल समाज जैसे होड़ को आधार के रूप में लेकर समाजों का वर्गीकरण उनके संगठन के स्तर के अनुसार करना चाहते थे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दुर्खीम में खंडीय समाज अथवा पूर्णतः सरल समाज जैसे होड़ इन्होंने को आधार के रूप में लेकर समाजों का वर्गीकरण उनके संगठन के स्तर के अनुसार करना चाहते थे। होड्स के संयोग से निर्मित होने वाले समाज को सरल, बहुखंडीय, सिंपल, पॉलीसेगमेंटल कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, दुर्खीम द्वारा कहा गया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर समाज के बारे में ऐसी चीज़ें पूछी जाएं कैसे इन्होंने वर्गीकरण किया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किन आधारों पे सामाजिक तथ्य का अवलोकन करते समय किन किन बातों का आधार लेना चाहिए। इनके संयोग से सरलीकृत संयुक्तांगी बहुखंडीय समाजों, पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, सिंपली कंपाउंडेड का निर्माण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, का निर्माण होता है। इस प्रकार के समाजों के संयोग से और अधिक जटिल समाज उत्पन्न होते हैं जिन्हें युग्मित संयुक्तांगी बहुखंडीय समाज, पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, डबली कंपाउंडेड कहते हैं। दो कॉन्सेप्ट आया, एक पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी सिंपली कंपाउंडेड और पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी डबली कंपाउंडेड किसकी थ्योरी से रिलेटेड है, तो दुर्खीम की थ्योरी से। इन प्रारूपों के अंतर्गत विभिन्न उपभेद भी किए जा सकते हैं जिसका आधार यह होगा कि इन प्रारंभिक खंडों का विलयन पूर्ण रूप से हुआ अथवा नहीं। समाजों की जो सामाजिक प्रजातियां अथवा प्रारूपों का वर्गीकरण करने के लिए दुर्खीम द्वारा प्रयुक्त जो कार्य प्रणाली है उसके संबंध में एक विचारक हैं, समाजशास्त्री हैं जॉन रेक्स, उन्होंने जांच की है। किन आधारों पर की है? जीव विज्ञानीय उपागम किस सीमा तक समाजशास्त्रीय शोध में उपयोगी है, ये देखा है इन्होंने। रेक्स ने ऐसे प्रकरणों को खोज निकाला जहां यह उपयोगी हो सकता है तथा वे प्रकरण जहां इसका उपयोग कठिन है। पहले प्रकार के प्रकरणों में वर्णन, वर्गीकरण तथा औसत सामाजिक प्रारूपों के निर्माण संबंधी प्रयोग आते हैं। कठिनाई उस समय होती है जब समाजों का इतिहास अध्ययन की विषय वस्तु बन जाता है। इस प्रकार के प्रकरणों में प्रजातियों की खोज लेखक द्वारा ऐतिहासिक प्रक्रिया से बाहर जाकर कर ली जाती है तथा उद्विकास का सिद्धांत जो समाजशास्त्र के लिए उपयोगी होना चाहिए वो नहीं रह जाता है। यानी अगर हम इतिहास में ढूंढेंगे, ऐतिहासिक प्रक्रिया में, तो ये क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा और वो समाजशास्त्र के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, ऐसा रेक्स का मानना है। तुलनात्मक है कि सामाजिक तथ्यों का अवलोकन और सामाजिक जो प्रारूप इन्होंने डिवाइड किया कि कैसे कैसे समाजों की तुलना किन आधारों पर करनी चाहिए और सामाजिक तथ्यों पर कैसे अवलोकन पद्धति को लागू करना चाहिए। तो उन दोनों के विषय में है कि सामाजिक तथ्यों की जो व्याख्या के नियम दिए हैं उसमें क्या दिए हैं कि व्याख्या जो होती है, दो प्रकार के उपागमों का प्रयोग किया जा सकता है इसमें, एक तो कारणात्मक तथा प्रक्रियात्मक। पहले का संबंध यह व्याख्या करने से है कि अध्ययन की जाने वाली घटना क्यों घटित, यानी हमें क्यों का जवाब यदि मिलता है किसी समाज में कोई घटना घटित हुई है तो वो कारणात्मक होगी। दूसरे का संबंध यह स्थापित करने से कि अध्ययन किए जा रहे तथ्य की सामाजिक प्रणाली की सामान्य आवश्यकताओं के लिए क्या उपयोगिता है, मतलब हमारे समाज में उसका क्या योगदान है। अगर हम अध्ययन कर रहे हैं और वो चीज़ उपस्थित है समाज में, तो समाज में अपना क्या रोल प्ले कर रही है। ये प्रकारात्मक, प्रकारवादियों की सोच होती है कि जो भी वो तुलना करते हैं कि हाँ समाज में उनका कुछ सकारात्मक योगदान है।
कोई भी घटना होगी उसका सकारात्मक रूप देखते हैं कि हाँ इसके कारण सकारात्मक परिवर्तन होंगे, उनका योगदान अपनी जगह, अपना रोल उनका निश्चित है, वो होना चाहिए। सामाजिक तत्व को जन्म देने वाले कारणों की पहचान अलग से की जानी चाहिए, चाहे उसका सामाजिक प्रकार कुछ भी हो। समान रूप से प्रकारों का निर्धारण करने से पूर्व कारणों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि ऐसे कारणों की जानकारी जो किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उसके संभावित प्रकारों के बारे में हमें कुछ अंतर्दृष्टियाँ प्रदान कर सकती हैं। यहाँ पे ये बात कही गई है कि सामाजिक जो तत्व होते हैं और उनके पीछे के जो कारण होते हैं उनको पहचान करके अलग कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद से हमें आगे के कार्यों को करना चाहिए। जब ये कारणों की जानकारी हो जाती है तो किसी भी घटना का घटित होने के लिए जो उत्तरदायी परिस्थितियाँ होती हैं, कारण होते हैं, उसके लिए हमें दृष्टिकोण बनाने में आसानी हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी शोधार्थी के लिए। फिर कारण तथा प्रकार दो अलग अलग विशेषताएं होती हैं, परंतु दोनों के मध्य एक अनुपूरक संबंध भी होता है, होने से इन्हें रोका नहीं जा सकता तथा इन्हें किसी भी ओर से देखा जा सकता है। और दुर्कीम ने अपने श्रम विभाजन के अध्ययन के प्रथम भाग में प्रकारों से प्रारंभ करके तथा इसके द्वितीय भाग में कारणों पर आने में एक अर्थ देखा है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसी विधि का उन्होंने उपयोग किया है श्रम विभाजन के अध्ययन में अपने किया है। और इस अध्ययन से उन्होंने पाया कि दंड के उदाहरण को हमारे द्वारा लिया जा सकता है। अपराध समाज की सामूहिक भावना पर आघात करता है, जबकि दंड का प्रकार इन भावनाओं को प्रखरता के उस स्तर तक बनाए रखना होता है। यदि भावनाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध को दंडित नहीं किया जाए तो सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक भावनाओं का दृढ़ता को पहले की तरह नहीं रखा जा सकता। अगर कोई अपराध घटित होता है किसी भी समाज में, तो अगर उसमें हमको अपने सदस्यों का मनोबल ऊंचा रखना है और तो दंड तो निर्धारित करना ही होगा। अब डिपेंड करता है कि उस समाज में प्रचलित मूल्य मानदंड कानून प्रथाएं क्या क्या हैं, उसके आधार पर ही कानून का निर्धारण किया जाता है। साथ ही उन्होंने एक उदाहरण लिया है कि अमेरिका में 1940 से 1950 के दशकों में प्रकारवाद के प्रभावशाली रहने का कारण दुर्कीम का प्रकार की अवधारणा रही है। यानी बाद के समाजों में भी कितना प्रभाव रहा है दुर्कीम की थ्योरी का, यहाँ पे उस चीज़ का उदाहरण रखा गया है कि इसका हमने ये प्रभाव देखा है इस थ्योरी का। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या में प्रयोग किए जाने वाले दो उपागमों में अंतर करने के पश्चात दुर्कीम का जो कार्य है पद्धति का निर्धारण करना था, उसके जिसके द्वारा सामाजिक तथ्यों को और विकसित किया जा सके, इस दिशा में जो उनका योगदान है कि सामाजिक तथ्यों की प्रकृति ही इन तथ्यों की व्याख्या करने वाली पद्धति को निर्धारित करती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक तथ्यों की प्रकृति ही इन तथ्यों की व्याख्या करने वाली पद्धति को निर्धारित करती है, क्योंकि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामूहिक प्रकृति का सामाजिक गुण है, अतः इसकी व्याख्या का स्वरूप भी सामाजिक होना चाहिए। दुर्कीम ने व्यक्ति और समाज के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची है। पहले भी इसका मैंने स्पष्ट वो किया है कि हाँ दुर्कीम व्यक्ति को एक तुच्छ मतलब व्यक्ति को एक इकाई मात्र मानते हैं, समाज सामूहिक सोच इस चीज़ को वो ज़्यादा वरीयता देते हैं। समाज एक अलग यथार्थ है, वह इसको निर्मित करने वाले व्यक्तियों से भिन्नता रखता है तथा इसकी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। साथ ही उसने समाजशास्त्र व मनोविज्ञान के बीच भी स्पष्ट विभेद किया, इसके बारे में भी मैंने पहले बताया है पिछले वीडियो में। सामाजिक तत्वों की व्याख्या सीधे व्यक्तिगत विशेषताओं के रूप में अथवा मनोविज्ञान के शब्दों में करने का कोई भी प्रयास व्याख्या को गलत कर देगा। बात तो सही है, अगर मनोविज्ञान क्या है वो व्यक्तिगत सोच है और व्यक्ति को दुर्कीम क्या है सेकेंडरी मानते हैं, इकाई मानते हैं, समाज को वो ऊपर मानते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान से अगर प्रभावित होकर कोई व्याख्या देगा सामाजिक तत्वों का तो वो गलत हो जाएगा। कारणात्मक व्याख्या के प्रकरण में सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने वाले कारण की खोज इससे पूर्व घटित सामाजिक तथ्यों में करनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत चेतना की स्थितियों में, ऐसा दुर्कीम ने कहा है। प्रकारात्मक व्याख्या के प्रकरण में सामाजिक तथ्य का प्रकार सदैव किसी सामाजिक उद्देश्य के संबंध में खोजा जाना चाहिए, ऐसा दुर्कीम ने कहा। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि सामाजिक तथ्य का प्रकार सदैव किसी सामाजिक उद्देश्य के संबंध में खोजा जाना चाहिए, क्या यह सत्य है, ऐसा दुर्कीम ने कहा। ये दुर्कीम का स्टेटमेंट है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट बहुत है।
दुर्खीम ने व्याख्या संबंधी जो तर्क दिया है उसमें कहा है कि अंत में सामाजिक विज्ञान की तुलनात्मक प्रवृत्ति पर बल भी दिया है, यह दिखाने के लिए कि एक तथ्य दूसरे तथ्य का कारण है। हमें उन प्रकरणों की तुलना करनी होगी जिनमें वे समान रूप से उपस्थित या अनुपस्थित रहते हैं। ऐसा यह देखने के लिए करना होगा कि परिस्थितियों के विभिन्न संयोजनों में उनके द्वारा प्रदर्शित भिन्नता यह संकेत करती है कि एक तथ्य दूसरे पर निर्भर करता है। यह भी स्टेटमेंट दुर्खीम का है कि कैसे उनको प्रकरणों को तुलना करनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए कि कौन से तथ्य एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, और जब तुलनात्मक प्रवृत्ति से हम तुलना करके देखेंगे तभी हमें कुछ डिफरेंस पता चलेंगे। क्योंकि समाजशास्त्र के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है, ओपन स्काई है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। पहले से जो तथ्य रिपोर्ट किए गए उनके आधार, उनका अध्ययन क्षेत्र और सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करते हैं जो समाज में स्वतः उत्पन्न हो चुके होते हैं, अतः वे अप्रत्यक्ष प्रयोग अथवा तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। दुर्खीम ने फ्रेंच भाषा में ऑगस्ट कॉम तथा अंग्रेजी भाषा में J.S. मिल्स की पुस्तक सिस्टम ऑफ लॉजिक का अनुसरण